बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का दूसरा पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। वैसे तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो आपकी बुक में दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। 2 को हमने डिस्कस कर लिया था, मतलब कैंसर और टीबी। आज जो हमने पढ़ना है वो है अस्थमा और एम्फाइसीमा। तो अस्थमा जिसको हम कहते हैं दमा, बेसिकली ये एलर्जी है। और एलर्जी क्या होती है? एलर्जी समझ लें कि ये हमारे सेल की आदत और फितरत के ख़िलाफ़ जो काम होता है उस पर हमारे बॉडी के सेल्स का रिस्पांस होता है। एलर्जी किसी भी हवाले से हो सकती है। मिसाल के तौर पर ख़ारिश की सूरत में हो सकती है, खांसी की सूरत में हो सकती है, फ्लू की सूरत में हो सकती है, जिसमें सूजन हो सकती है। ये मुख्तलिफ अंदाज़ हैं हमारे सेल्स के। तो इसकी तारीफ़ यूँ करेंगे, डेफिनेशन, एनी हाइपर रिस्पांस। हाइपर रिस्पांस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पांस। रिस्पांस तो हमारे सेल देते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पांस ड्यू टू एनी सब्सटेंस बाय द बॉडी, जो आपके बॉडी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जो बॉडी रिस्पांस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वो ज़रूरत से ज़्यादा अगर रिस्पांस प्रोड्यूस करें किसी भी सब्सटेंस की वजह से, उसको हम एलर्जी कहते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे अस्थमा है, अस्थमा की बुनियादी वजूहात जो कही जाती हैं कि जी ह्यूमिडिटी है, पोलन्स हैं, स्पोर्स हैं, डस्ट है, स्मोक है, तो ये जो है ना, इससे एलर्जी बढ़ती, इससे दमा बढ़ता है। अब ये वो चीज़ें हैं जिनको दमा नहीं होता वो भी इसका सामना करते हैं, लेकिन उनको अस्थमा नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उनके सेल्स वो रिस्पांस ज़रूरत से ज़्यादा नहीं देते। जब ज़रूरत से ज़्यादा रिस्पांस, यानी एक एबनॉर्मल हालत तक रिस्पांस देना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ जो होगी वो एलर्जी बन जाएगी। ऐसे ही जो है ना अस्थमा में होता है। तो वो सब्सटेंस जो हाइपर रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, दे आर कॉल्ड एलर्जेंस। अब यहाँ पर एलर्जन की डेफिनेशन भी आप क्लियर करेंगे। द सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइपर रिस्पांस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एलर्जेंस। अब एलर्जेंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे हमारी बुक में दी गई है पोलन्स। ये फूलों को आपके ऊपर जो है ना पोलन ग्रेन्स होते हैं, ख़ास तौर पर बाहर के मौसम में, या फूल हम सूंघते हैं तो पोलन्स हमारे अंदर जा सकते हैं। इसी तरह परफ्यूम, इसी तरह स्पोर्स, इसी तरह ह्यूमिडिटी, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, हिस्टामीन, ये वो सब्सटेंस हैं जो नॉर्मल भी हमारे बॉडी में हो सकते हैं, लेकिन जिनको ये एलर्जी का प्रॉब्लम होता है दमे का, उनमें जब ये सब्सटेंस जाएंगे तो उनके बॉडी के सेल्स, ख़ास तौर पर लंग्स के सेल जो होंगे, वो फिर हाइपर रिस्पांस करेंगे। और उस हाइपर रिस्पांस की जो शक्ल हमारे बॉडी में पैदा होगी उसको हम कहेंगे अस्थमा। अब अस्थमा में क्या प्रॉब्लम आते हैं? अस्थमा में एक तो सवेयर परोक्साइम्स हो जाता है। सवेयर परोक्साइम्स, ये लफ्ज़ ज़रा क्लियर कर लें। परोक्साइम का मतलब होता है, ये देखिए हमारी जो नालियाँ हैं, सांस की नालियाँ, जिसको आप ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ब्रोंक्यूल्स के बारे में बताया हुआ है आपको कि इनके अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता। इनमें अपर लेयर मस्कुलर होती है और उसके निचली लेयर जो होती है वो एपिथेलियल होती है, और एपिथेलियल की अंदरूनी साइड पर म्यूकस होता है। इस म्यूकस का बुनियादी मकसद होता है डस्ट पार्टिकल को रोकना। ये एक नॉर्मल चीज़ है, स्ट्रक्चर है जो हमारे जो है ना सांस की नालियों में उसकी एनाटॉमी होती है। अब ये होता है कि इन एलर्जेंस की वजह से ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं
इनके जो सेल्स हैं वो हाइपर रिस्पांस प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, ज़्यादा म्यूकस बनाना शुरू कर देंगे। अब वो जब ज़्यादा म्यूकस बनाएंगे, मिसाल ये ज़्यादा म्यूकस बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो नतीजा ये निकलेगा कि ये जो ट्रैक है ये तंग हो जाएगा, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी ये एल्वेलाई, और ऐसी सूरत में सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। ये जो कंट्रैक्शन है इसको कहते हैं पैरोक्साइम्स, यानी शदीद हालत में हमारी सांस की नालियाँ जो होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं, उनमें म्यूकस ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, इतना ज़्यादा कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग करना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये अस्थमा एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें रिकरेंस होती है। रिकरेंस का मतलब होता है कि एक अटैक हो गया, सांस लेना मुश्किल हो गया, और इसकी एक साइन ये भी होती है, विजलिंग होती है, एक सीटी की तरह सांस के दौरान ना आवाज़ पैदा हो रही होती है। ये भी एक ख़ास साइन है अस्थमा की। तो शदीद अटैक हुआ, शदीद अटैक के बाद वो जो दमे का पेशेंट होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, चंद लम्हों के लिए, कुछ टाइम के लिए, घंटे के लिए, 2-4 घंटों के लिए वो नॉर्मल हो जाता है, फिर उसको दोबारा ये सूरत हाल बनती है। और उसी तरह उनके अंदर ये कंट्रैक्शन और ये जो है ना म्यूकस पैदा होना शुरू हो जाएगा, उनकी सांस की नालियाँ सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। इसको बोलते हैं स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन। स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन का फिर अटैक होगा, तो ये सूरत हाल चलती रहती है। तो ऐसी सूरत में जो है ना उनको अस्थमा का अटैक होता है। अब अस्थमा की वजूहात बता दी हैं कि इन चीज़ों से अस्थमा होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये डिज़ीज़, ये काबिल इलाज नहीं है, मैनेजेबल है। यानी ये जिसको हो गया तो समझ लो कि वो सेंसिटिव हो गया इन चीज़ों से। तो ये वो चीज़ें जो हमारे माहौल में हर जगह हर वक्त मौजूद होती हैं, जिसमें जो है ना ये पोलन्स, परफ्यूम, स्पोर्स, ह्यूमिडिटी, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, हिस्टामिन एक केमिकल है जो हमारे अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। ये जो है ना इन्फ्लेमेशन काज करता है। तो ये इन चीज़ों का सामना हर वक्त उस हर बंदे को रहता है। तो उनमें ये सेंसिटिविटी आ गई है जिसकी वजह से अब वो मुस्तकिल तौर पर ये प्रॉब्लम होता रहेगा। तो इस वजह से अस्थमा के बारे में मुख्तलिफ जो है ना मेडिकली बताए जाते हैं कि अस्थमा जनरेशन टू जनरेशन भी चलता है, यानी किसी हद तक ये विरासती भी है। और अस्थमा में हमारे अंदर सेंसिटिविटी आ जाती है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम मुस्तकिल तौर पर होता रहता है। तो ये मैनेजेबल है। मैनेजेबल का मतलब ये होता है कि इसका इलाज ये है कि इसमें हम एंटी हिस्टामिन केमिकल यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अस्थमा के पेशेंट जो होते हैं इनहेलर यूज़ कर रहे होते हैं। इनहेलर के अंदर जो केमिकल्स होते हैं या जो एंटी वो केमिकल्स दिए जाते हैं एंटी अस्थमा, उनमें यही चीज़ होती है कि वो एंटी स्पाज़मोडिक होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। तो वो फौरी तौर पर जो है ना उसकी इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसे जैसे अगर एक बंदे को प्रॉब्लम है और वो इन चीज़ों से अवॉइड करता है, कोशिश करता है कि वो अपने आप को इन चीज़ों से बचा के रखे और साथ वो मेडिसिन भी लेता है जैसे इनहेलर टाइप, तो ऐसे लोगों के अंदर अस्थमा काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। यानी मुमकिन है कि जो है ना 4-4, 5-5 महीने तक उनको अस्थमा का अटैक ना हो, या जो है ना ये साथ इस्तेमाल करता रहेगा तो उनको इसका अटैक ना हो। तो ये मैनेजेबल है। तो बहरहाल इसकी जो शॉर्ट क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि अस्थमा की काजेज़ क्या हैं, अस्थमा की सिम्टम्स क्या हैं। ये दो बातें आपने जहन में रखनी है कि अस्थमा की काजेज़ जो है ना वो ये हैं, और सिम्टम्स उसमें मेन चीज़ जो होती है वो स्पाज़मोडिक कंट्रैक्शन होती है और ये रिकरेंस ऑफ अटैक की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चलिए जी, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको कहते हैं एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा को कॉमनली हम अपने इसमें ज़बान में कहते हैं स्मोकिंग कफ। स्मोकिंग कफ एक तो होती है कफ, खांसी होना, कभी हो गई फिर ठीक हो गया, वो तो एक अलग चीज़ है। एक होती है स्मोकिंग कफ, यानी जो स्मोकर्स होते हैं, जो चेन स्मोकर होते हैं,
उनको ना मुस्तकिल तौर पर गैर महसूस तरीके से खांसी थोड़ी थोड़ी रहती है। शायद उनको इसका एहसास ना होता हो, लेकिन दूसरे बंदे को एहसास होता है, तो इसलिए इसको स्मोकिंग कफ कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो नुकसान होता है स्मोकिंग कफ में, हमारी जो लंग्स के अंदर एल्वेलाई होती हैं ये टूट जाती हैं, फट जाती हैं और फ्यूज़ हो जाती हैं। तो इसमें होता ये है कि मिसाल के तौर पर ये मैं कहता हूँ ये एक एल्वेलाई है। अब इस ये एयर सैक है। इस एयर सैक के अंदर ये जी एल्वेलाई है, ये लातादाद एल्वेलाई है इसके अंदर ऐसे। अब जिस बंदे को स्मोकिंग कफ का प्रॉब्लम होगा तो मुसलसल खांसने से ना उसके लंग्स पर एक दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से ये एल्वेलाई फटना शुरू हो जाए, फ्यूज़ होना शुरू हो जाए, क्योंकि मुसलसल खांसने से ना उनके फेफड़ों पर एक दबाव पड़ता है। उस दबाव की वजह से ये एल्वेलाई फट जाती है। अब सपोज़ इस कंडीशन में जब एल्वेलाई फट जाएंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि कई एल्वेलाई फ्यूज़ हो जाएं या बिल्कुल डैमेज हो जाएं और जस्ट एक दो एल्वेलाई बच जाए, बाकी सारा वो एयर सैक रहे। ज़ाहिरन तो इस पर कोई असर नहीं हुआ, ज़ाहिरन इस पर कोई असर नहीं हुआ, एयर सैक भी वही मौजूद है, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर एल्वेलाई फ्यूज़ हो गई है, एल्वेलाई ख़त्म हो गई है। जब एल्वेलाई फ्यूज़ हो जाएंगी तो इस तरह के एयर सैक के अंदर जो एफिशिएंसी होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, वो ख़त्म हो गई है, वो कम हो गई है। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को ऑक्सीजन की कमी रहती है। अब ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारे लंग्स ही वो मेन ऑर्गन्स हैं जो तमाम हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के ज़िम्मेदार होते हैं। तो अगर बिलफर्ज तमाम लंग्स के अंदर यही सूरत हाल पैदा हो गई है तो ऐसे लोगों के अंदर ऑक्सीजन तमाम टिश्यूज़, तमाम सेल तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, तो वो डीऑक्सीजनेट होते जाएंगे। तो डीऑक्सीजनेशन से हमारे बॉडी के बाकी हिस्सों को जो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो उनकी एफिशिएंसी मुतासर होगी। अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट जो है वो डेथ की सूरत में होता है। तो इसलिए इसको स्मोकिंग कफ कहते हैं और इसकी मेन काज यही होती है कि इसमें एल्वेलाई ब्रोक हो जाते हैं। काज मेन इसकी स्मोकिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है जो एक दफ़ा किसी को लग जाए तो इसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत कम लोग ऐसे देखे गए हैं जो सिगरेट को छोड़ दें। सिगरेट नोशी जो है ये एक आदत बन जाती है, एडिक्शन बन जाती है कि इसके बगैर बंदा नहीं रह सकता। तो बहरहाल स्मोकिंग की वजह से होते हैं, और स्मोकिंग की वजह से ऐसे लोगों के अंदर कुछ केमिकल्स आ जाते हैं जिनको कहते हैं इरिटेंट, जो उनके अंदर इरिटेशन पैदा करते हैं, जो उनके अंदर खांसी पैदा करते हैं। अब उसके असरात क्या होंगे? कांस्टेंट कफिंग रहेगी, मुस्तकिल तौर पर वो खांसते रहेंगे, और मुस्तकिल तौर पर खांसने से फेफड़ों पर मुसलसल एक दबाव की सूरत हाल पैदा होगी, और मुसलसल दबाव से लंग्स के जो एल्वेलाई हैं ये ब्रेक होंगे, ये ब्रेक होना शुरू हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि ओवरऑल जो एक लंग्स की एफिशिएंसी है वो कम होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। ब्लड डज नॉट ऑक्सीजनेट, और ब्लड जो होगा हमारा जो सर्कुलेट कर रहा होता है, तमाम बॉडी के हिस्सों को पहुंचा रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अच्छा, मोर स्टेल एयर ट्रैप्ड इन द एल्वेलाई, और रिज़ल्ट ये होगा कि हमारे लंग्स के अंदर स्टेल एयर की क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। स्टेल एयर का मतलब है बासी हवा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन हमारे लंग्स में, हमारे ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगी। हिस्टामीन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, और उनको आयरोज जो है ना, फिर ऐसे लोगों को दमा भी हो जाता है बाद में। हिस्टामीन की वजह से इन्फ्लेमेशन उनके जैसे भी मैंने बताया है ब्रोंक्यूल्स में ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाएगा, और मोस्टली चांस रहते रहेंगे कि उनकी ब्रोंक्यूल जो है ना वो ब्लॉक होना शुरू हो जाएगी। एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है कि भी इसमें सरफेस एरिया पर क्या असर पड़ता है। सरफेस एरिया ये है
कि देखने में तो ये लगता है जैसे कई एल्वियोलाई फ्यूज़ होकर एक एयर सैक के अंदर जो है ना कोई तब्दीली पैदा नहीं कर रहे होते उसके स्ट्रक्चर में, लेकिन सरफेस एरिया का मतलब यह होता है कि वो एरिया जहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक तो एयर सैक पर हो रहा होता है, दूसरा हर एल्वियोलाई पर हो रहा होता है। यानी इस एयर सैक की एफिशिएंसी का ताल्लुक होता है इनके अंदर मौजूद एल्वियोलाई पर। अब अगर एल्वियोलाई हेल्दी हैं तो ये एयर सैक अपना काम 100% बेहतर अंदाज से कर रहा होगा, हेल्दी लंग्स में आएगा। अगर ये एल्वियोलाई ब्रस्ट हो जाएंगे, फट जाएंगे, तो इस एयर सैक की एफिशिएंसी बिल्कुल ना होने के बराबर होगी। तो इस वजह से एयर सैक की सरफेस एरिया जहाँ गैसों का तबादला होता है वो कम हो जाता है, और ऐसी सूरत में इन एफिशिएंसी ऑफ एयर सैक, इन एफिशिएंसी ऑफ लंग्स काज होती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा इस डिसऑर्डर का लास्ट टॉपिक था। तो आज इतना, बाकी हम नेक्स्ट देखें।